ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने यानी ट्रेड करने आई थी। इसका ट्रेड की शुरुआत 1600 से प्रारंभ हुआ, लेकिन धीरे धीरे भारत में वो इंटरेस्ट लेने लगी। भारत ही नहीं, विश्व में कई जगह वो इंटरेस्ट लेने लगी और ब्रिटिश कॉलोनियां बसने लगी। उन लोगों ने वहां के लोगों को अपने अंडर में किया और रूल करने लगा। इसमें सबसे पहले शुरुआत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस के हिसाब से सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर 3 जगह अपनी प्रेसिडेंसी खोल रखी थी। एक बॉम्बे, दूसरा बंगाल और तीसरा मद्रास। ये 3 जगहों पर इनकी प्रेसिडेंसी थी और तीनों जगह पे गवर्नर होते थे। कंपनी का एक गवर्नर हुआ करते थे। सेम उसी तरह बंगाल में भी एक पोस्ट था गवर्नर, और बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव सच पूछिए तो एकदम चालाक आदमी, बहुत धूर्त था। ये लोग क्या करते थे कि 1719 में इनको एक फरमान मिला था दस्तक। उस दस्तक यानी फर्रुखशियर द्वारा दिया गया दस्तक का वो यूज करते थे। यूज नहीं, मिसयूज करते थे। अपने तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करती थी, मात्र 3000 रुपए एनुअल फी देकर पूरे भारत में वो बिजनेस करती थी। इस दस्तक का वो मिसयूज करते थे, अपने भी करते थे और ब्रिटिश के जितने व्यापारी थे सारे उसी पे काम करते थे। ये लोग एक पैसा टैक्स नहीं देते थे। उसी समय बंगाल के नवाब बना सिराजुद्दौला। चूंकि पोस्ट मुगल के बाद ये सारे धीरे धीरे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर ये सब स्वतंत्र हो गए थे, इंडिपेंडेंट। तो उसी में बंगाल के उस समय नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला की व्यक्तिगत व्यवहार और वहां पर कुछ फाइनेंसर थे जिनमें जगत सेठ, ओमीचंद सेठ, राय दुर्लभ ये पूंजीपति थे। ये लोग भी उससे नाराज थे। तो इन लोगों ने मीर जाफर, जो कि उसका मेन हैंडलर दीवान था, उससे मिलकर और इन लोगों ने साजिश रची। और जब साजिश रची तो बट इन लोगों के बीच, हालांकि ये शुरुआत में पिछले क्लास में हम बताए हुए हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने ट्रीटी ऑफ अलीनगर की संधि हुई, कारण कि टैक्स नहीं देते थे तो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद किस तरह अलीनगर संधि में मद्रास के जो गवर्नर थे जनरल वॉटसन, वो गए और संधि हुआ कि आप लोग झगड़ा नहीं कीजिएगा। इस वॉटसन का गलत सिग्नेचर बनाकर और इन लोगों के सहायता से बैटल ऑफ पलासी हुआ 1757 में, और इसमें मीर जाफर नवाब बना और सिराजुद्दौला मारा गया। मीर जाफर जब नवाब बना तो बंगाल में इन लोगों को ट्रेड करने की फ्री आजादी मिल गई। साथ ही रॉबर्ट क्लाइव के लिए वो 24 परगना मिला। अब यहां ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली हो गया ट्रेड और कॉमर्स की। डच को भगाना चालू किया और डच को वहीं से नहीं भगाना, पूरे भारत से भगाना शुरू कर दिया। और 1759 में नवंबर में बेदरा के युद्ध में डचों को पूरी तरह से हरा के भगा दिया गया। अब क्या हुआ कि जब पैसे बहुत बटोर लिए रॉबर्ट क्लाइव ने, तो वो सारा लेकर और इंग्लैंड जाना चाहा और चला गया। उस समय वेंसीटॉट और वारेन हेस्टिंग्स को सौंप कर, क्योंकि उसके अंडर में थे, साथ ही हॉलवेल थे, उनको देकर ये चला गया। कितने सालों के लिए? तो 3 सालों के लिए, 1760 से 63 में। और 60 में उस समय नया नवाब जो मीर कासिम बने थे, उन्होंने अंग्रेजों से अपनी पहली शक्ति पाना चाहते थे, नवाब वाली, जो कि संभव नहीं था। इसलिए पटना में या कई जगहों युद्ध हुए। बैटल ऑफ उदवाना, फिर बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर फाइनली इसलिए हुआ कि इन्होंने क्या किया कि राजधानी जो कि मुर्शिदाबाद में था वहां से बदलकर ले गए मुंगेर और लोहा लेना चाहा, लेकिन अकेले टिक नहीं पाए। अंग्रेज बहुत चतुर थे,
हेक्टर मुनरो की चालाकी और बक्सर का बैटल आसानी से हार गए। क्यों? क्योंकि इसमें केवल अकेले मीर कासिम नहीं थे, उनका अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, ये शाह आलम द्वितीय थे और मीर कासिम थे। इन तीनों को बक्सर में हरा दिया। बक्सर में युद्ध हारने के बाद आपको यह बता दें कि 1763 से ही अंग्रेज इनके अलग हो गए, लेकिन ये 65 तक बने रहे। 65 में रॉबर्ट क्लाइव आया और उसका दूसरा फेज चालू हुआ और इसने बक्सर के बैटल के बाद 16 अगस्त 1615 को पहला ट्रीटी किसके साथ किया? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ, और उनसे इलाहाबाद कड़ा के कुछ हिस्से छीन कर और किनको दे दिया? तो ये दे दिया शाह आलम द्वितीय को। और दूसरा जो ट्रीटी हुआ शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ। उनसे इन लोगों ने दीवानी प्राप्त की बंगाल की। उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक साथ जुटा हुआ था, यानी उसी समय से डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चालू हो गए। साथ ही उन्होंने मोनोपोली की, खासकर टोबैको और सॉल्ट को लेकर, यानी नमक आप नहीं बना सकते हैं। हालांकि ये नमक कानून 1767 में फिर समाप्त हो गया, फिर बाद में दोबारा फिर कानून लागू हुआ, लेकिन इन लोगों ने खैनी, जो कि आम लोग खाते थे, बिहार बंगाल में कॉमन चीज था, उस पर भी इन्होंने मोनोपोली कर दिया अपनी कंपनी का। तो इस तरीके से इसका दूसरा फेज जब आया रॉबर्ट क्लाइव का 2 साल के लिए 1765 टू 1767, तब तक ये काफी उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना लिए थे, यानी बंगाल पर लगभग शासन अंग्रेजों का हो गया। इसीलिए फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को भारत से जाने के बाद यहां का नया गवर्नर, बंगाल का गवर्नर बना वर्लिस्ट। वर्लिस्ट ने सोचा कि यदि जिस तरीके से बंगाल हम जीत लिए उसी तरीके से साउथ को जीता जाए, और साउथ में उस समय मैसूर एक बहुत बड़ा खतरा था जहां हैदर अली ने जन्म लिया। हैदर अली इसके व्यापार को बढ़ने नहीं दे रहा था। यहां पे आपके निजाम थे, हैदराबाद के निजाम, और यहां मराठा कमजोर हो चुके थे। तो मेन हराना हैदर अली को था, क्योंकि वांडीवास के बाद फ्रांसीसी भी अलग हो चुके थे। तो इन लोगों का यह सोचना था कि हैदर अली को अगर हरा देते हैं तो साउथ पे कब्जा हो जाएगा। और उसी समय पहली बार एंग्लो मैसूर वार चला, लगभग 2 साल तक चला, 1769 तक। हैदर अली को बाद में उसके साथ संधि किया गया और अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि यदि तुम पर मराठा अटैक करेगा तो हम तुम्हें हेल्प करेंगे। इसके बाद कार्टियर बने नए बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर जब कार्टियर बने तो उस समय इन्होंने लोगों से बहुत जबरदस्ती, बहुत माने क्या कहा जाए, टॉर्चर करके टैक्स वसूले। आके बताते थे कि हुजूर केवल घास हुआ है, तो बोलते थे घास बेचो और टैक्स दो। इससे क्या हुआ कि 1770 में पहली बार जो कि संपन्न था, मात्र कितना, मात्र 20 वर्ष पहले ये विश्व का सबसे धनी राज्य या क्षेत्र कहे जाने वाले, यहां पे भयंकर अकाल आया, ड्राउट आया। और इस अकाल का त्रासदी हुआ कि लगभग उस समय जनसंख्या कितनी होगी, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 लाख जनसंख्या डेथ कर गए, लोग माइग्रेट कर गए। यहां तक कि अगर आप झारखंड के इतिहास पढ़िएगा तो झारखंड में इन्हीं के समय अंग्रेजों का दबदबा बढ़ा और अधिक से अधिक युद्ध शुरू हो गए। जनजातियों का, ट्राइबल्स का, ढाल विद्रोह, ये सब पढ़िएगा। अब डुअल गवर्नमेंट, यानी नवाब तो वसूल ही नहीं पाते थे, अंग्रेज वसूल ही नहीं सके तो नवाब क्या हो। तो ये पूरी तरह से इनके पीरियड में फेल्यूर हो गया। मराठा जो हैदर पे अटैक किए थे, मैसूर को बचाने के लिए हैदर ने गुहार लगाई, तो ये नाकाम हो गए। इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कोई मदद नहीं कर सकते। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने, बंगाल के गवर्नर। तो जब ये वारेन हेस्टिंग्स बने तो इन्होंने बंगाल के नवाब को अपदस्थ किया
और वहां पर ब्रिटिश रूल का लागू कर दिया तो डुअल गवर्नमेंट समाप्त हो गया। अब केवल इंग्लिश के अंतर्गत आ गया। इसके अलावा शाह आलम सेकंड का जो पेंशन मिलता था, एनुअल पेमेंट मिलता था, उसको इन्होंने बंद कर दिया। यहां तक कि जो अवध के नवाब के साथ शुजाउद्दौला की संधि के समय जो कड़ा और इलाहाबाद छीने थे, उसे वापस ब्रिटिश राज में इन्होंने मिला लिया। अब सुनिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के इस कदम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत रेवेन्यू का लाभ हुआ। तब ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां पर बताया गया कि ये लोग यहां के राजा महाराजाओं से गिफ्ट के नाम पे वसूलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक भी कोर्ट नहीं है। तब ब्रिटिश संसद ने एक पहली कानून पास की जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया गया, उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किए गए, और दूसरा, एक वहां से मेंबर सेक्रेटरी बनके इंडिया में रहेगा। और इंडिया में जो पोस्ट बनाए गए, जैसे तीनों आप देखे होंगे, भारत के 3 जगह, बंबई, मद्रास और बंगाल, ये तीनों गवर्नर होते थे। यहां गवर्नर जनरल होने लगे और सब जगह गवर्नर। अब ये गवर्नर जनरल के अंतर्गत ये बाकी प्रेसिडेंसी आने लगे, और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इससे पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। तो प्रश्न आता है कि फर्स्ट गवर्नर जो है, गवर्नर ऑफ बंगाल, ये थे क्लाइव, और लास्ट जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। ये गवर्नर ऑफ बंगाल। अगर गवर्नर जनरल पूछे तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसी समय से सारा ऑर्डर, कुछ कुछ अधिकार गवर्नर जनरल को दिए गए, जो कि यहां पे दोनों प्रेसिडेंसियों को नियंत्रण कर सके। साथ ही इस तीनों जगह पे अपॉइंटमेंट हुआ, यहां सुप्रीम कोर्ट बनाए गए, और यहां रूल एंड रेगुलेशन के साथ साथ इसके अंतर्गत, यानी गवर्नर जनरल के अंतर्गत डिसीजन लेने की क्षमता हो गई। ठीक है।